हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर। आज हम डिस्कस करेंगे 20 मई के करंट अफेयर्स। कैसे क्या रहेगा सेशन, बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। टोटल 15 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। लास्ट के 13, 14 देन 15 क्वेश्चन बैंकिंग के क्वेश्चन है। ये 3 इंपॉर्टेंट बैंकिंग के क्वेश्चन है, बाकी 12 क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है। आइए, आपके बैंकिंग एग्जाम, एसएससी, रेलवे, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी ही क्यों न कर रहे हो। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, रामगढ़ विषधारी सेंचुरी was recently notified as the India's 52nd tiger reserve. The Ramgarh विषधारी टाइगर रिजर्व become the 4th टाइगर रिजर्व of which state? किस स्टेट का ये चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है और देश का 52वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो हमारा आंसर बनता है राजस्थान। राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, ऑलरेडी 3 थे, जिनका नाम है रणथंबोर। सेकंड है यहाँ पर सरिस्का और थर्ड है मकुंदरा। ये 3 टाइगर रिजर्व ऑलरेडी पहले थे और चौथा टाइगर रिजर्व हो गया है रामधारी विषधारी सेंचुरी। हालांकि पिछले साल जुलाई 2021 में इसे नोटिफाई किया गया था, लेकिन अब इसे रिसेंटली नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा इसे रिकग्नाइज कर दिया है ऑफिशियली। अब जाकर रिकग्नाइज हुआ है, तो अब जाकर ये 52nd बना है। और 2021 पिछले साल में 3 टाइगर रिजर्व को नोटिफाई किया गया था, रिकग्नाइज किया गया था। 52nd है श्रीविल्पत्तूर, मेघमलई श्रीविल्पत्तूर, जो कि तमिलनाडु में है। मेघमलई श्रीविल्पत्तूर जो कि तमिलनाडु में है। एक तो ये टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया गया था, और 52nd जो कि रामगढ़ विषधारी सेंचुरी, इसे रिकग्नाइज किया गया था। और थर्ड टाइगर रिजर्व है जिसे नोटिफाई किया गया था, वह है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो ये 3 टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है जो रिसेंटली नोटिफाई किए गए हैं। तो हमारा आंसर बनता है रामगढ़ विषधारी सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में यह स्थित है। एक रिपोर्ट है टाइगर्स के मामले में, स्टेटस ऑफ द टाइगर्स इन इंडिया, जो कि 2019 में रिलीज़ की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में टोटल 2967 इतने टाइगर रिजर्व है। और कितने राज्य में टाइगर्स हैं और कितने राज्यों में टाइगर्स हैं? 20 राज्यों में ये टाइगर रिजर्व है 2967। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस में है? मध्य प्रदेश में। और अभी जो रिसेंटली जो रामगढ़ विषधारी टाइगर सेंचुरी ये रिकग्नाइज की गई है, इसमें कितने टाइगर्स हैं? इसमें 35 टाइगर्स हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। तो ये डेटा आप याद रखिए। और जो इंडिया है, इंडिया में पूरे वर्ल्ड का 70% टाइगर्स इंडिया में ही रहते हैं। 70% टाइगर्स किस में है? इंडिया में ही है। बात करें राजस्थान की, राजस्थान में एक रेलवे स्टेशन मियाँ का बाड़ा, उसे रिनेम करके महेशनगर हाल्ट कर दिया गया है, जो कि बाड़मेर में है। और रिसेंटली एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सबसे ज़्यादा सोलर इंस्टॉल करने के मामले में इसने टॉप किया है। राजस्थान ने टोटल 4.5 गीगावाट इंस्टॉल किया है सोलर पावर, जो कि पूरे इंडिया में 10 गीगावाट इंस्टॉल हुआ था 2021 में। और रिसेंटली ये रिपोर्ट भी आई थी कि राजस्थान में 10 गीगावाट सोलर इंस्टॉल हो चुका है, जो कि सबसे ज़्यादा सोलर इंस्टॉलेशन है पूरे इंडिया में। तो ये भी आप पैरेलल याद रखिए। बढ़ते हैं क्विज़ की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मार्केट का एकलव्य प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? सेकंड है, गति शक्ति संचार पोर्टल, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? गति शक्ति संचार पोर्टल। और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एमओयू साइन किया है? वुमन चेंज मेकर, जो एक जो मूवी बनाने या फिर एक सीरीज़ बनाने, वीडियो सीरीज़ बनाने के लिए, ताकि वुमेंस को एम्पावर किया जा सके। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? तो मार्केट का एकलव्य प्रोग्राम ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। और गति शक्ति संचार पोर्टल ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने लॉन्च किया था। किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने। तो ये भी आप साथ में याद रखिए। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसके साथ एमओयू साइन किया था? यूएनडीपी के साथ। किसके साथ? यूएनडीपी के साथ वुमेन चेंज मेकर वीडियो सीरीज बनाने के लिए एमओयू साइन किया था। इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, एज पर द वर्ल्ड बैंक्स रिपोर्ट 36th माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, विच कंट्री टेंड इट्स टॉप पोजीशन एज रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस ग्लोबली 2021?
भारत में जो बाहर से रेमिटेंस आता है, रेमिटेंस मतलब जो बाहर इंडिया से बाहर इंडिया की सिटीजन्स अर्निंग कर रहे हैं, कमा रहे हैं और पैसा कहाँ भेज रहे हैं, इंडिया में। और इस मामले में किस देश ने टॉप किया है? हमारा आंसर बनता है इंडिया। इंडिया ने 2021 में भी टॉप किया था, 2020 में भी टॉप किया था और 2021 में भी इसने टॉप किया है। 2020 में इंडिया के पास रेमिटेंस आता है 82.73 और 2020 का डेटा है। और 2021 में कितना रेमिटेंस आया है? तो 89.4 बिलियन डॉलर। 82.73 बिलियन डॉलर कब आया था? 2020 में। और 2021 में 89.4 बिलियन डॉलर आया है 2021 में। तो इंडिया ने इसे टॉप किया है। सेकंड नंबर पर है मैक्सिको, थर्ड नंबर पर है चाइना और फोर्थ नंबर पर है फिलीपींस। तो ये रैंकिंग आप याद रखिए। इंडिया ने जो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट है इसको टॉप किया है, यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आया है पूरे वर्ल्ड में। और ये प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट है ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? तो हमारा आंसर बनेगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिलीज़ की जाती है। अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये जो वर्ल्ड बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है इसमें वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका में है और इसके प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक में कितनी कंट्रीज़ मेंबर है? 189। इंडिया भी इसका पार्ट है। बढ़ते हैं अगले क्विज़ की तरफ। क्विज़ है एनर्जी प्लान फॉर एक्शन टुवर्ड 2025। ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है? अगली क्विज़ है फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2022। ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है? और फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है? ये 3 रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज हुई है, ये किसने रिलीज की है? तो एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन टुवर्ड्स 2025 ये रिलीज़ की है किसके द्वारा? यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ने रिलीज़ की है एनर्जी प्लान एक्शन टुवर्ड 2025। और फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2022 ये रिलीज़ की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। और फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ये रिपोर्ट रिलीज़ की है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगला प्रश्न है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज ये जो कि इसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा लुम्बिनी में। तो प्रश्न ये है कि ये कहाँ कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? और ये पूछा जा सकता ये प्रश्न ये है कि प्राइम मिनिस्टर किस देश के हैं जिनके साथ ये इनोग्रेट किया था इस फाउंडेशन स्टोन का? तो हमारा आंसर बनता है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर। जो कौन है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है शेख बहादुर देउबा। इन्होंने अभी ऑफिशियल मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और शेख बहादुर देउबा ने। कहाँ पे? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में है। लुम्बिनी किस जगह के लिए फेमस है? ये लॉर्ड बुद्धा का जन्म स्थल माना जाता है लुम्बिनी, और ये लुम्बिनी है नेपाल में। और रिसेंटली यहीं पे मीटिंग आयोजित हुई थी दोनों देशों की। तो ये याद रखिए लुम्बिनी कहाँ पर? नेपाल में। और यहीं पे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज यहीं पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसका फाउंडेशन स्टोन अभी रिसेंटली किया गया है। लुम्बिनी जो कि लुम्बिनी प्रोविंस में है और लुम्बिनी प्रोविंस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी घोषित किया हुआ है, वर्ल्ड हेरिटेज। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शेर बहादुर देउबा दोनों एक टेंपल विजिट करके आए थे। वो टेंपल भी इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माया देवी टेंपल कहाँ स्थित है, क्योंकि माया देवी टेंपल में विजिट किया था इन दोनों लीडर्स ने। माया देवी टेंपल कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। इतना आप याद रखिए। रिसेंटली नेपाल में एक जगह है जनकपुर जो कि रिसेंटली न्यूज़ में थी, क्योंकि जनकपुर को रामायण सर्किट में इंक्लूड किया गया है। और रामायण सर्किट में जो ट्रेन चलेगी उसका नाम है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। अगला है इंडिया और किस देश ने एक MOU साइन किया? किस लिए? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया ने किसके साथ MOU साइन किया है? हमारा आंसर बनता है मालदीव के साथ ये MOU साइन किया है। रिसेंटली इंडिया और किस देश ने वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग लॉन्च किया है? इंडिया और किस देश के साथ मिलकर? तो आंसर बनता है फिनलैंड के साथ मिलकर लॉन्च किया है। और फिनलैंड ने रिसेंटली जो लॉकशील्ड जो एक्सरसाइज है, साइबर एक्सरसाइज नाटो की, इसमें भी टॉप किया है।
अगला है नीति आयोग, और नीति आयोग और किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक एमओयू साइन किया है, किस लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसिंग ऑन चिल्ड्रन, बच्चों पर फोकस करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए एमओयू साइन किया है नीति आयोग ने। किसके साथ एमओयू साइन किया है? तो आंसर बनता है यूनिसेफ के साथ इन्होंने साइन किया है। अगला प्रश्न है, एज पर द रिपोर्ट इंडिया हैज़ बिकम फोर्थ लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट इन द वर्ल्ड बाय सरप्राइजिंग जर्मनी। पहले जर्मनी फोर्थ प्लेस पे था और फिफ्थ प्लेस पे इंडिया था, अब फोर्थ प्लेस पे इंडिया आ गया और फिफ्थ प्लेस पे जर्मनी। विच कंट्री टॉप? लेकिन इसे टॉप किसने किया है? तो व्हीकल मार्केट में टॉप किया है किसने? टॉप किया है यूएसए ने। नहीं, यूएसए सेकंड नंबर पर, टॉप किया है चाइना ने टॉप किया है। सेकंड पर यूएस है, थर्ड नंबर पर है जापान, और फोर्थ नंबर पर है इंडिया, और फिफ्थ नंबर पर है यूके। तो ये रैंकिंग आप याद रखिए। और तो टॉप किसने किया है? टॉप किया है चाइना ने, और सेकंड नंबर पर है यूएसए। और कैपिटल चाइना की बात करें तो कैपिटल है यहाँ की बीजिंग, और शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है, और करेंसी है रेन बिंगबी। इतना आप याद रखिए। रिसेंटली चाइना की बात करें तो चाइना ने एक समिट होस्ट कर रहा है जिसका नाम है ब्रिक्स। तो ये भी साथ में याद रखिए आप। क्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। क्यूज़ है, फोर्ब्स के द्वारा जो रिलीज़ की गई एक रिपोर्ट 200 लिस्ट 2022 ग्लोबल, इसमें किस कंपनी ने टॉप किया है? तो हमारा आंसर बनेगा बर्कशायर हाथवे ने इसे टॉप किया है, और रिलायंस इंडस्ट्री ने इंडिया की कैटेगरी में इंडिया में टॉप किया है, और ओवरऑल वर्ल्ड में 53rd पोजीशन पर है। और रिसेंटली फोर्ब्स की टॉप 10 हाईएस्ट पेड एथलीट्स की रिपोर्ट है, इसमें किस प्लेयर ने टॉप किया, यानी कौन सबसे ज़्यादा अर्निंग कर रहा है? तो आंसर होता है लियोनल मेसी की सबसे ज़्यादा नेटवर्थ है। और रिसेंटली टाइम हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत की किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? तो अमृता विश्व विद्यापीठम जो कि तमिलनाडु में है, इसने टॉप किया है। इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। और इसने अमृता विश्व विद्यापीठम ने ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में क्या रैंक रखी है इसने? तो 41st। अगला प्रश्न है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड भारत टैप इनिशिएटिव रिसेंटली किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? हमारा आंसर बनता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। जिसे हेड कौन करता है, जिसके मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। अच्छा, भारत टैप इनिशिएटिव क्या है? भारत टैप इनिशिएटिव का मतलब है जहाँ पे एक्सेसिव पानी जा रहा है, जहाँ पे पानी की आवश्यकता नहीं लेकिन फिर भी वहाँ पे पानी की सप्लाई की जा रही है, उसको कम किया जाए, उसको रोका जाए और उसको प्रॉपर सही यूटिलाइज किया जा सके। ये है भारत टैप इनिशिएटिव, जिसके तहत लगभग 40% पानी को बचाया जाएगा। और इससे ना केवल पानी बचेगा, इससे एनर्जी भी बचेगी। जैसे कि अगर 40% पानी कम अगर बचेगा तो 40% की ट्रांसपोर्टेशन कम होगी, 40% वाटर की जो पंपिंग है वह कम होगी, 40% जो पानी बचेगा उसकी प्यूरिफिकेशन कम होगी। तो ओवरऑल ये एक पॉजिटिव स्टेप है भारत टैप इनिशिएटिव, जो कि पानी की एक्सेसिव जो यूज़ है उसको कम करेगा। तो याद रखिए, भारत टैप इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। क्विज है, मैंडेट डॉक्यूमेंट किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? फॉर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और अगली क्विज है, ई आधार पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? और रिसेंटली एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड फार्मर वेलफेयर ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? किसके लिए? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के में इन दोनों स्कीम्स को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने किसके साथ आंसर किया? तो हमारा आंसर बनेगा यूएनडीपी के साथ इसने एमओयू साइन किया है। और मैंडेट डॉक्यूमेंट किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मैंडेट डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है। और ई आधार पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ किसके द्वारा? रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इस मिनिस्ट्री के द्वारा ई आधार पोर्टल लॉन्च किया गया। ई डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट फॉर द श्रेष्ठ जी प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन। श्रेष्ठ जी प्रोजेक्ट, जी मीन्स गुजरात का एक प्रोजेक्ट है श्रेष्ठ जी, और इसमें वर्ल्ड बैंक देगा $350 मिलियन। $350 मिलियन। हालांकि प्रोजेक्ट $500 मिलियन का है, लेकिन $350 मिलियन वर्ल्ड बैंक देगा, और $150 मिलियन कौन देगा? गुजरात गवर्नमेंट खुद अपने हिसाब से वहन करेगी। तो और इसे
श्रेष्ठा जी प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म भी है, हालांकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनती, लेकिन आप अगर गुजरात स्टेट लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। इसकी फुल फॉर्म है सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात। सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। और ये जो श्रेष्ठ प्रोग्राम है ये हेल्थ प्रोग्राम है, यानी हेल्थ प्रोजेक्ट है, हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करेगा गुजरात के। और तो याद रखिए श्रेष्ठ का मतलब होता है बेस्ट, तो हेल्थ में बेस्ट बनाने के लिए गुजरात ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। और इसके लिए फंडिंग कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। कितने रुपीज़ की? 350 मिलियन की। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि श्रेष्ठ जी प्रोग्राम किस स्टेट का है, तो आंसर बनेगा गुजरात। ये भी पूछा जा सकता है कि श्रेष्ठ जी प्रोग्राम में 350 मिलियन डॉलर की फंडिंग कौन कर रहा है, तो आंसर बनेगा वर्ल्ड बैंक इसकी फंडिंग कर रहा है। रिसेंटली गुजरात का एक शहर है सूरत। कौन सा है? सूरत में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी जिसका नाम है स्मार्ट सिटीज स्मार्ट अर्बनाइजेशन। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई थी? सूरत में। और रिसेंटली बोरिस जॉनसन जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक जेसीबी न्यू इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैक्ट्री लॉन्च का इनोग्रेशन किया था। और उसे कहाँ किया था? वडोदरा में इसका इनोग्रेशन किया था। बढ़ते हैं, अभी रिसेंटली 500 मिलियन डॉलर की फाइनेंशियल एड किस देश को प्रोवाइड की है? इंडिया ने प्रोवाइड की है 500 मिलियन फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बाय फ्यूल, तो आंसर बनेगा श्रीलंका में जो फ्यूल क्राइसिस और जो मेडिकल क्राइसिस जो चल रही है उसको देखते हुए 500 मिलियन डॉलर की असिस्टेंस प्रोवाइड कराई गई है। और रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने एक और लोन दिया था, किसके लिए? इंडियाज़ मिशन कर्मयोगी के लिए। तो आपको बतानी है कितना अमाउंट दिया था, तो आंसर बनेगा 47 मिलियन डॉलर। 47 मिलियन डॉलर की फंडिंग वर्ल्ड बैंक ने मिशन कर्मयोगी के लिए प्रोवाइड कराई थी। इतना याद रखिए। अगला प्रश्न है विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड लोक मिलनी प्रोग्राम। लोक मीन्स पीपल, मिलनी मीन्स मीट, लोगों से मिलना प्रोग्राम ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया और जिसका मकसद है रिड्रेसल ऑफ द पब्लिक ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए किसने लोक मिलनी प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो आंसर बनेगा पंजाब ने इसे लॉन्च किया है। लोक मिलनी, लोगों से मिलना और इनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना। प्रॉब्लम कौन सी? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, यानी जो सरकार से संबंधित जो प्रॉब्लम है, सरकार से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको रिड्रेस किया जाएगा इस स्कीम के द्वारा, इस प्रोग्राम के द्वारा, लोक मिलनी प्रोग्राम। और इसे लॉन्च किया है पंजाब ने। इसे लॉन्च किसने किया है? पंजाब ने। पंजाब की कैपिटल है छत्तीसगढ़। यहाँ के जो गवर्नर है वह है बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर है। और यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है वो रिसेंटली आप जनता पार्टी, यानी आप जो पार्टी है इसी की सरकार है, और चीफ मिनिस्टर है भगवान मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। इतना आप याद रखिए। लोक मिलनी प्रोग्राम किसका है? पंजाब का। अगला प्रश्न है, क्विज है कि सरयू रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। आपको बताना है कि यह किस शहर में बनाया जा रहा है। और रिसेंटली इंडिया में पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब लाया जा रहा है, तो ये किस शहर में लाया जा रहा है? फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। और रिसेंटली इंडिया का पहला ट्राइब हेल्थ ऑब्जर्वेटरी कहाँ इनोग्रेट किया गया? इंडिया का पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी कहाँ लॉन्च किया गया? हमारा आंसर बनेगा उड़ीसा में इसे लॉन्च किया गया। और पहला फ्लो केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी हब कहाँ पे लाया जा रहा है? हैदराबाद में इसे लाया जा रहा है। और सरयू रिवर फ्रंट कहाँ बनाया जा रहा है? सरयू रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है अयोध्या शहर में। अयोध्या सिटी का पहले नाम था फैजाबाद। इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, एलिजाबेथ ब्रो ने रिसेंटली बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हमारा आंसर बनेगा फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है एमेनुअल मैक्रोन, इन्होंने इनका अपॉइंटमेंट किया था, इन्होंने इनकी नियुक्ति की थी। इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रिसेंटली 24th समर डेफलिम्पिक्स एक ओलंपिक्स होता है, एक डेफलिम्पिक्स होता है। डेफलिम्पिक्स होता है डेफ पर्सन्स के लिए, बहरे लोगों के लिए, तो जो बहरा होता है उनके लिए। और हेल्ड इन रिसेंटली इन कैसियाज विच इज़ इन ब्राज़ील एंड विच कंट्री टॉप द मेडल टैली? तो इस मेडल टैली को किसने टॉप किया था 24th समर डेफलिम्पिक्स को? तो हमारा आंसर बनेगा
यूक्रेन। यूक्रेन ने टोटल 138 मेडल्स जीते हैं। इंडिया की पोजीशन इसमें 9th रैंक है और इंडिया ने टोटल ओनली कितने मेडल्स जीते हैं 18, जिसमें से 8 गोल्ड है, 1 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर है और 8 ब्रॉन्ज है। तो टोटल मेडल टैली कितनी कितनी है इंडिया की 17 है और यूक्रेन ने 138 मेडल्स जीते हैं और टॉप किया है यूक्रेन ने। इंडिया की 9th पोजीशन। याद रखिए 24th समर डेफलिम्पिक्स कहाँ आयोजित हुआ, ये इंपॉर्टेंट बनता है, ब्राज़ील में ये आयोजित हुआ था। अगर पूछा जाए कि डेफलिम्पिक्स का मैस्कॉट क्या था, तो मैस्कॉट ये आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये एक एनिमल है और इसका नाम रखा गया है नीनो और नीनो इसका मैस्कॉट बनता है। नीनो इसका मैस्कॉट बनता है। इसके ये जो डेफलिम्पिक्स है इसका एक मोटो भी रखा गया था। इसका मोटो क्या था, इसका मोटो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका मोटो याद रखिए। इसका मोटो है स्पोर्ट्स कम फ्रॉम आवर हार्ट्स, स्पोर्ट्स कम फ्रॉम आवर हार्ट्स, ये इसका मोटो था। तो ये भी आप पैरेलल याद रखते हुए चलिए बढ़ते हैं क्यूज़ की तरफ। क्यूज़ है सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप रिसेंटली कहाँ आयोजित हुई, और आर्चरी वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ आयोजित हुआ, और एशियन गेम्स 2022 जो कि पोस्टपोन कर गए 2023 में आयोजित होंगे, ये कहाँ आयोजित होंगे, तो ये तो होंगे चाइना में। और आर्चरी वर्ल्ड कप 2020 ये आयोजित हो चुकी है इटली में। और एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप मेंस एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ये कहाँ आयोजित हुई, ये आयोजित हुई मंगोलिया में। कहाँ आयोजित हुई, मंगोलिया में ये आयोजित हुई। अगला प्रश्न है व्हेन इज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रमोट हाइपरटेंशन प्रिवेंशन डिटेक्शन एंड कंट्रोल। सिंपल वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हर साल कब मनाया जाता है, हमारा आंसर बनता है 17 मई। हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। हाइपरटेंशन एक जो डिजीज़ है, बीमारी, इसमें ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो ये याद रखिए वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हर साल 17 मई को मनाया जाता है। इस साल की थीम रही है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर, ये इस साल की थीम है। बढ़ते हैं अगले क्यूज़ की तरफ। क्यूज़ है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे हर साल कब मनाया जाता है, और इस साल की इसकी थीम रही थी इम्पैक्ट ऑफ लाइट पोल्यूशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स। इम्पैक्ट ऑफ लाइट पोल्यूशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स की थीम रही थी। आपको ये बताना है कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे हर साल कब मनाया जाता है। ये हर साल सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। सेकेंड सैटरडे को हर साल मनाया जाता है। और इस साल सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर। और इस साल सेकेंड सैटरडे ऑफ मई कब आया, ये आया 14 मई को। तो याद रखिए 14 मई को ये मनाया गया। रिसेंटली इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ मनाया गया। ये कब मनाया जाता है, जिसकी थीम रही थी फैमिलीज़ एंड अर्बनाइजेशन इसकी थीम रही थी, और इसको हर साल मनाया जाता है 15 मई को इसे मनाया जाता है। अगला है कि नेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है। नेशनल डेंगू डे मनाया गया 16 मई को। 16 डे को नेशनल डेंगू डे, और जिसे इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ 15 मई, और वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेकेंड सैटरडे ऑफ मई 14 मई। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड्स रिपोर्ट विच इज़ रिलीज्ड बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इसे रिलीज की गई। व्हाट परसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग बर्ड्स स्पीसीज वर्ल्ड वाइड अंडरगोइंग पॉल्यूशन डिक्लाइन। आपको ये बताना है कि टोटल जो पॉपुलेशन है बर्ड्स की, उसकी कितनी परसेंट स्पीसीज डिक्लाइन हो रही है, किस मामले में, जो विलुप्त होने के मामले में, विलुप्त होने के कगार पर है या फिर डिक्लाइन होती हुई जा रही है। टोटल बर्ड पॉल्यूशन का कितना प्रतिशत, तो आंसर बनेगा 48%। 48% जो बर्ड्स की पॉपुलेशन है, जो 48% जो स्पीसीज है बर्ड्स की, वह डिक्लाइन होती हुई जा रही है, वह डिक्रीज होती हुई जा रही है। तो याद रखिए ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कैम्ब्रिज यूके, कैम्ब्रिज ब्रिटेन में इसका हेडक्वार्टर है। और इसी ने ये रिपोर्ट रिलीज़ की थी। क्या नाम रिपोर्ट का, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड्स, ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी। इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ऑन विच डेट इज़ महाराणा प्रताप जयंती सेलिब्रेटेड इन इंडिया। महाराणा प्रताप जयंती कब मनाई गई इंडिया में, आंसर बनता है 9 मई को। 9 मई को हर साल महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई
1540 1540 9 मई को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? कुंभलगढ़ राजस्थान। कुंभलगढ़ राजस्थान, कुंभलगढ़ जो कि राजस्थान में है, और यहीं पे इनका जन्म हुआ था। और प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका क्या नाम था, जो हॉर्स था उसका क्या नाम था? तो ये रॉयल हॉर्स, इसका नाम था चेतक। चेतक इनके घोड़े का नाम था। तो याद रखिए, ये ग्रेट राजपूत वॉरियर थे। ग्रेट राजपूत वॉरियर। महाराणा प्रताप जयंती रिसेंटली 9 मई को मनाई गई। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा ऑन फ्रॉड्स, ये बैंकिंग न्यूज स्टार्ट हो गई है। बैंकिंग न्यूज़ 3 न्यूज़ बैंकिंग की रहेगी। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन फ्रॉड रिपोर्टेड बाय द 12th पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन ऑल कैटेगरीज, हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्रॉड्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द 2022? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022, 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर रहा, इसमें टोटल फ्रॉड का कितना अमाउंट रिकॉर्ड किया गया? कितना अमाउंट? तो हमारा आंसर बनेगा 40,295 करोड़। इतना अमाउंट रिकॉर्ड किया गया। ये आप इतना अमाउंट इतना रिकॉर्ड किया गया। और पिछले साल ये जो था, ये डेटा था, ये था 81,921, जिसे जो कि 51% डिप हो चुका है। 51% कम होकर कितना हो गया? 40,295 करोड़। तो ये एक पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए कि फ्रॉड्स कम हो रहे हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल बात करें तो फिर भी फ्रॉड का अमाउंट कम नहीं है, फिर भी ये ज़्यादा ही है। ये डेटा पे बात करते हैं। आगे लिस्ट है, कंप्लीट लिस्ट है कि सबसे ज़्यादा फ्रॉड केसेस कहाँ पे, किस बैंक में है? तो इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, जो कि छोटे छोटे अमाउंट्स के केसेस है 4,192, और ये अमाउंट करता है 6,932। और सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड हुआ है वह हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में। 9,528 जो करोड़ रुपीज़ है इसका इसमें फ्रॉड हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक के सबसे ज़्यादा मोटा अमाउंट का इसमें हुआ। और सबसे कम फ्रॉड हुए हैं केनरा बैंक में, 90 फ्रॉड्स हुए हैं केनरा बैंक में। और अगर हम बात करें अमाउंट की, तो पंजाब एंड सिंध बैंक में सबसे कम अमाउंट का फ्रॉड हुए हैं 455.04। तो ये याद रखिए, ये 4 एटलीस्ट तो आप याद रखिए। ये 4 एटलीस्ट सबसे कम कहाँ पे हुए, सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुए, सबसे कम केसेस कहाँ हुए, सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ पर हुए। बढ़ते हैं अगली क्यूज़ की तरफ। अगली क्यूज़ है कि आरबीआई रिसेंटली आरबीआई ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी कि रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। आपको बताना है इस रिपोर्ट की थीम क्या रही थी, इस रिपोर्ट की थीम क्या रही थी, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि रिसेंटली आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती है, इसमें एक नए मेंबर को ऐड किया गया है, यानी पुराने मेंबर को हटाकर नए मेंबर को रिप्लेस किया गया है। तो इसका नाम क्या है? अगला प्रश्न है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल जारी किया है कि अगर किस अमाउंट, वो अमाउंट बताना है। इस अमाउंट से अगर ज़्यादा आप डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं किसी भी कॉमर्शियल बैंक में या फिर किसी भी पोस्ट ऑफिस में या किसी भी कोऑपरेटिव बैंक्स में, तो आपको पैन या आधार कार्ड नंबर या पैन या आधार कार्ड नंबर देना मैंडेटरी होगा। तो वो अमाउंट कितना है? तो रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, ये रिपोर्ट रिलीज की गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसकी थीम थी रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट ही इसकी थीम रही थी। और न्यू मेंबर मॉनेटरी एमपीसी में किसे अपॉइंट किया गया है? डॉक्टर राजीव रंजन न्यू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर बन गए हैं। और 20 लाख रुपए से, अगर 20 लाख रुपए से ऊपर का अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको पैन और आधार कार्ड नंबर देना मैंडेटरी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सेबी हैज़ अमेंडेड CIS रेगुलेशन 1999। CIS रेगुलेशन जो कि 1999 में बनाया गया था और इसे इसके बाद कभी अमेंड नहीं किया गया, और इसे पहली बार 2022 में अमेंड किया गया। तो आपको बताना है कि CIS में आई का क्या मतलब होता है। आई का क्या मतलब होता है? CIS की फुल फॉर्म होती है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इसकी फुल फॉर्म होती है, और इससे आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर 3 इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इसमें आई का मतलब होता है। और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम होती क्या है? दरअसल देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं और अर्निंग करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, तो ये होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया,
तो एक तो होते हैं कि आपको शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज, आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक दूसरा होता है कि उनके पास शेयर मार्केट की नॉलेज कम होती है, नहीं होती है, तो वो किसी दूसरे के सहारे, दूसरे के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो जो दूसरा जो कैंडिडेट होता है, जो इन्वेस्ट करने का काम करता है, जो नहीं जानते उनका, उन्हें बोलते हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, यानी वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंतर्गत आते हैं। वो लोग रिकॉग्नाइज होते हैं सेबी के द्वारा, वो लोग रिकॉग्नाइज होते हैं सेबी के द्वारा। लेकिन अब ये CIS को अमेंड करके इनकी लिमिट बढ़ा दी गई है। ये लिमिट ये बढ़ाई गई है कि हर कोई इन्वेस्टर नहीं बन सकता, कलेक्टिव इन्वेस्टर हर कोई नहीं बन सकता। इसके मिनिमम जो एलिजिबिलिटीज़ है उनको डिसाइड किया है, उनको सेबी ने रिसेंटली अपडेट किया है। तो ये होती है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, जिसमें ये रोल इन्वेस्टर का रोल करते हैं और इसे अमेंड किया गया है। तो याद रखिए, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम किसके द्वारा अमेंड की गई है? सेबी के द्वारा अमेंड की गई। इसकी फुल फॉर्म बनती है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। सेबी की बात करें तो 1992 को इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1992 को स्थापना, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर, और इसके रिसेंटली चेयरपर्सन बने हैं माधुरी पुरी बुक इनकी रिसेंटली चेयरपर्सन बनी है। और ये पहली चेयरपर्सन है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से नहीं आती, IAS पोजीशन या किसी हायर क्वालिफिकेशन से नहीं आती। बढ़ते हैं क्विज की तरफ। रिसेंटली सेबी के द्वारा 3 कमिटीज़ बनाई गई है। 3 कमिटीज़ के नाम क्या है? तो सेबी के द्वारा रिकंस्ट्रक्ट की गई एडवाइजरी कमेटी ऑन मार्केट डेटा। तो मार्केट डेटा पर जो एडवाइजरी कमेटी बनाई गई उसको हेड करते हैं MS साहू। ये याद रखिए, MS साहू ऑन मार्केट डेटा। और सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी, सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी किसके द्वारा हेड की जाती है? जी महालिंगम के द्वारा कौन सी कमेटी हेड की जाती है? सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी। एनवायरमेंटल, सोशल एंड ग्रीवेंसेस इन मार्केट, ये जो कमेटी है ये सेबी के द्वारा बनाई गई, लेकिन इसे कौन हेड करते हैं? एनवायरमेंटल, सोशल एंड ग्रीवेंस, ESG, ये कमेटी हेड करते हैं नवनीत मुनोत इसे हेड करते हैं, नवनीत मुनोत। तो याद रखिए, नवनीत मुनोत किसको? एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस को। सेकेंडरी मार्केट को हेड करते हैं जी महालिंगम, और मार्केट डेटा कमेटी को हेड करते हैं MS साहू। अगला और लास्ट पर्सन, विच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। फर्स्ट डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर बनता है PNB मेट लाइफ इंश्योरेंस इंडिया इंश्योरेंस। PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के द्वारा इंडिया फर्स्ट डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया। तो इतना आप याद रखिए। और क्विज की बात करें तो रिसेंटली पे एज यू ड्राइव प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पे एज यू ड्राइव प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर बनता है HDFC इर्गो द्वारा। HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी इसके द्वारा लॉन्च किया गया पे एज यू ड्राइव प्रोग्राम। इंस्पीहर इनेबलिंग एन एम्पावर्ड फ्यूचर, ये प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर बनता है भारतीय एक्सा के द्वारा। कौन सा? इंस्पीहर इनेबलिंग एन एम्पावर्ड फ्यूचर। यूनाइटेड नेशंस के जो प्रिंसिपल फॉर रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट है, इनको रिसेंटली किसने ज्वाइन किया? प्रिंसिपल्स फॉर रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। तो आंसर बनता है HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने इसे ज्वाइन किया है। तो ये था आज का 20 मई का करंट अफेयर्स। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में 21 मई को। तब तक के लिए गुड बाय।